केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ना। कुछ याद है हमने कहाँ तक पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, तो पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमने स्टार्ट किया था ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने बोला था कि डेल्टा जी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, क्या बोला था? इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे होगा? इसीलिए जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसको उसी दिन पढ़ा करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पॉजिटिव होता है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और इसी के लिए हम इसको क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं। जब हम रिएक्शन को होने के लिए हम खुद इलेक्ट्रिसिटी इन्हें देते हैं, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तो हमें इसमें एनर्जी पुट करना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है। और क्या बताया था? इसी का जो एक एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। याद आ रहा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब हम बनाते हैं इसी का। अच्छा, इसके सॉल्वेंट के बारे में भी मैंने ये बताया था आपको कि इसका सॉल्वेंट मोस्टली या तो मोल्टेन स्टेट में हम यूज करते हैं, और नहीं तो फिर हम एक्वस फॉर्म यूज करते हैं। यही बताया था ना। और यूज इन मोल्टेन स्टेट। ठीक। एप्लीकेशन में वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मैंने आपको बताई थी कि किसी और मेटल के ऊपर हम किसी दूसरे मेटल का एक लेयर, सरफेस के ऊपर उसके एक लेयर चढ़ाते हैं, एकदम पतला सा। मोटा भी कर सकते हैं, पर जनरली इसको यूज किया जाता है एक पतली सी लेयर चढ़ाने के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इसके लिए एक कहानी भी बताया था मैंने आपको कि उसका एनोड कैथोड बनाने के लिए एक जो भी आपका ज्वेलरी है उसको एनोड बना के उसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है, जिससे वो चमकने लगता है कि धुल गया है। पर उसका एक लेयर ऊपर से उतर गया तो पता चलता है कि आपका जो वेट है वो कम हो जाता है ज्वेलरी का। ठीक। एक ये सब हमने बात कर लिया था। कौन एनोड होता है कौन कैथोड होता है, इसमें ये भी बता दिया था मैंने। एनोड पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? क्या होता है? इसमें हम बैटरी लगा रहे होते हैं जो कि डीसी करंट देगा, ऐसे। ये आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इसे एनोड बोलते हैं। ये क्या है? एनोड। और ये आपका है कैथोड। ये सब बातें हमने कर लिया था। और ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे जो निगेटिव एनायंस है वो आएंगे। ये कैथोड निगेटिवली चार्ज है तो इस पे जो पॉजिटिवली चार्ज है वो आएंगे। एनोड पे हमने कहा था हमेशा ऑक्सीडेशन होगा चाहे कोई भी सेल हो, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा कोई भी सेल हो। ठीक है। तो ये सब हमने बता दिया था आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है? तो देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है, लेट सपोज कि हमें सिल्वर की प्लेटिंग करनी है, एजी
प्लेटिंग। क्या करेंगे, एक हमने सेल बनाया, इसमें हमने लेट सपोज कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने AgNO3 का ले लिया। तो Ag प्लस है, NO3 माइनस है, इस टाइप का हमने कुछ ले लिया। क्या होगा, अब हमें अगर Ag का प्लेटिंग करना है तो Ag को हम एनोड बनाएंगे। ठीक, ये Ag इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। और इस पे ये मान लो कि आयरन, आयरन कैसा होता है, मान लो इसको ले लेते हैं, ये आपका है आयरन, आयरन रॉड। ठीक है, और इसको ऐसे तार से हमने ऐड किया, इसमें पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये नोड है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड आपका जो Ag है वो ऑक्सीडाइज होके Ag प्लस में जाने लगेगा। ठीक है, इस, और यहां से ये जो पतला, ये जो आपके रॉड है ये मोटा सा लेंगे, ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगेगा और ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैथोड है इस पे रिडक्शन होगा, ये आपका ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड है, और ये आपका कैथोड है। ठीक, इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो Ag ये एनोड पर हो रहा, एट एनोड। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, इसमें जो आयंस है वो इस पे आएंगे और रिड्यूस होंगे। ये जो Ag प्लस आयंस है वो इस मेटल जो रॉड आपने ले रखा है इस पे आएंगे और रिड्यूस होंगे। तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, जो Ag प्लस आयंस है इसमें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जो Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके और Ag में रिड्यूस हो जाएंगे, और ओवरऑल ये सेल बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Ag प्लस से Ag प्लस कट जाएगा, सॉलिड से सॉलिड भी काट सकते हो, पर एक्चुअली हो क्या रहा वो देखो, सेम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा वही आपका रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसकी प्लेटिंग करनी है तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, और यहाँ जिस पे करनी है, लेट सपोज यहाँ कोई प्लेट चम्मच कुछ भी जिसपे आपको सिल्वर की ऊपर से एक लेयर चढ़ानी है, बस उसको इसमें ऐसे मान लो ऐसे पकड़ो, इसमें डिप डिप करो, यहां से ऑक्सीडाइज होकर इस पे आ जाएगा। क्या समझ में आया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाए, क्वांटिटेटिव का मतलब कि कितना एजी यहां से ऑक्सीडाइज होगा और कितना वहां रिड्यूस होगा, इसके लिए हमें कितना करंट लगाना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा, कितने टाइम तक के लिए रखना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना कि, पता चल रहा जितने के चम्मच हम बेचने वाले हैं उससे ज्यादा का वहां पे जाकर सिल्वर कोट हो गया, तो हमें तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसको, लेट सपोज अगर मैं एक चम्मच के ऊपर, स्पून के ऊपर अगर मैं एक सिल्वर की कोटिंग करना चाहता हूं, तो मैं पहले ही सोच लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा कि इसको मुझे कितने टाइम तक यहां पे रखना है। ये अगेन डिपेंड करेगा कि कितना करंट मैं पास कर रहा हूं इससे, तो वो तो मेरे को पता रहेगा कि मैं कितना पास कर रहा हूं, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरे को कितना टाइम तक इस पे रखना है जिससे मुझे इतना का एक लेयर मिल जाए। समझ में आ रहा, अब वो जो कैलकुलेट होता है वो होता है फैराडेज लॉ से। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि फैराडे लॉ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखो, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये जो प्रोसेस है इसी को इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कर रहे हो ना,
इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इसको यूज करके जब कोई सेल बनाते हैं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। तो देखो क्या कहता है ये। फैराडे के दो लॉ हैं, ठीक है। पहला जो फर्स्ट लॉ है वो देखो क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो मास आपका कैथोड पे रिड्यूस होगा, कलेक्ट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज आपने उसमें इंट्रोड्यूस किया है। ठीक। जितना ज्यादा चार्ज आप पास करोगे सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट से, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर। क्या समझ में आया? अच्छा। तो ये क्या बोलता है इसका देखो, वो स्टेटमेंट लिख लो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। क्योंकि डिपॉजिटेड मतलब कैथोड पे हो रहा है, लिबरेटेड मतलब एनोड से कितना जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए हम कह रहे हैं कि एट एनी इलेक्ट्रोड। पर्टिकुलरली डिपॉजिटेड की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे कैथोड पर, लिबरेटेड की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एनोड पर। और जब हम दोनों की एक साथ बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने लिख दिया एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली proportional proportional to charge, to the charge passed। ठीक है। मींस हम लिख सकते हैं कि जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो क्यू चार्ज आपने पास किया है। ठीक। अब जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको अगर हटाओगे तो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं जेड इंटू क्यू। एंड वी नो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी। यही होता है ना। और Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है अगर आपको याद हो तो। एन होता है नंबर, ई होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं कि जो मास, या इसको अगर हम वेट दिखा दूं, चलो ज्यादातर आपको W दिया रहता है तो W से दिखा देता हूं। वेट। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी। क्या ये समझ में आया? ये होता है आपका फर्स्ट फैराडेज लॉ। क्या क्या है? W आपका वेट है जो कि डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। जस्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? ओके। तो जस्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मान लो यहां से अगर 1 ग्राम सिल्वर अगर ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि लिबरेट हुआ, तो क्या यहां पे 1 ग्राम ही डिपॉजिट होगा? अरे एनोड से अगर ऑक्सीडाइज 1 ग्राम हुआ है तो क्या कैथोड पर भी 1 ग्राम ही डिपॉजिट होगा, मतलब रिड्यूस होगा? पक्का?
टाइम को हमेशा यहाँ सेकेंड में रखेंगे, याद रखने। ठीक है, यहाँ पे जेड जो है, हाँ वो दोनों इक्वल होगा। सही बताया आपने। ठीक, जितना ऑक्सीडाइज होगा आइडियली हम बराबर मान के चलते हैं, जितना इधर से ऑक्सीडाइज होगा उतना जाके दूसरी तरफ रिड्यूस होगा, क्योंकि हमें ये याद रखना है ना कि मास को बराबर भी रखना है ना। मास को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता ना बनाया जा सकता है, तो एक जगह से अगर कुछ भी हो रहा है तो दूसरी जगह तो जाएगा ना। तो बस जितना ऑक्सीडाइज होगा उतना ही रिड्यूस होगा। तो कभी आपसे पूछे कि कितना रिड्यूस हुआ, तो अगर ऑक्सीडाइज भी कैलकुलेट कर लियो तो वो सेम ही होगा। ठीक। जेड होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, किसका? इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस जो डिपोजिट हो रहा है उसका। सब्सटेंस डिपोजिटेड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट कितना याद है। पहले तो मुझे ये बताओ, इक्विवेलेंट वेट याद है क्या होता है? क्या है बताओ। मैं सब पढ़ा चुका हूं आपको, मोल कॉन्सेप्ट में सब खत्म हो गया है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ये जेड का फॉर्मूला है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अरे बाबा, इतना टाइम कैसे लग रहा? मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक, तो ये आपको पुट करना है। अच्छा, ये जब जो जितने फॉर्मूले अभी फिर देख लो, आपका जो सेकेंड लॉ में है वो भी, फिर मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, ये कुछ भी यूज हो नहीं पाता। मतलब इसी से वो भी डिराइव है, बट उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाते हैं। तो देखो फैराडे सेकेंड लॉ क्या है। ये आपका फैराडे फर्स्ट लॉ तो समझ में आया ना, कि जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लोगे कि कितना आपको चार्ज पास कराना है, उसी हिसाब से वेट हो जाएगा। या जितना वेट, जेड का वैल्यू हमें पता है, आई करंट कितना पास करो, कितने टाइम तक के लिए कराना है, सब पता है। इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट, एन फैक्टर, सब कुछ पता है। देखो सेकेंड लॉ क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ये बताता है कि यदि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन है, ठीक है, दो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन है, और अगर सेम चार्ज आप पास करो दोनों में, तो जो उसके मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। मींस कि अगर दोनों का मास रेशियो देखोगे या वेट रेशियो जो कि डिपॉजिट हुआ है, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के डायरेक्टली वो इक्वल होगा। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर दो अलग अलग सोल्यूशन हो, एक ये है एक ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट ए है ये इलेक्ट्रोलाइट बी है, सेम क्यू चार्ज हमने इसमें भी पास किया, सेम क्यू चार्ज हमने इसमें भी पास किया, तो हमें पता है कि जितना चार्ज पास करोगे मास उतना डिपॉजिट होगा। यही होगा ना? तो देखो, यहीं से ये सेकेंड लॉ आ जाता है। डब क्यू तो हमने सेम कर दिया ना। क्यू अगर हमने सेम कर दिया तो ये केवल जो प्रोपोर्शनलिटी जेड है, जेड को भी अगर यहाँ पर रख दोगे तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 यहाँ आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। अब अगर दो हैं
तो W1/W2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2, बाकी आईटी आईटी इधर और 98,500 कट जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से हम कह सकते हैं, जो इनका सेकेंड लॉ है, इफ वी पास सेम amount of charge in two different electrolytic solution, then deposited mass, या लिबरेटेड के भी फॉर्म में लिख सकते हो, मैं डिपोजिटेड में लिख रहा हूं। डिपोजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। डिपोजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to their equivalent weight, equivalent weight। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू हम पहले देख चुके हैं। हमने कह दिया कि ये सेम है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड के ही हो गया ना, जेड जितना ज्यादा हो W उतना ज्यादा, कह सकते हैं ना। और जेड भी क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपन 96,500, तो 96,500 और क्यू तो सेम ही है सब में, तो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वहीं से हम कहते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। मीन्स हम कह सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू, अगर K1 टाइम्स EQ1 हो, इक्विवेलेंट वेट एक का, एंड W2 फिर से ये K कांस्टेंट होगा इक्विवेलेंट वेट 2 का, तो हम कह सकते हैं, इसको E1 E2 में दिखा दे रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा नहीं, 1 2। सो W1/W2 जो होगा वो E1 अपॉन E2 के बराबर होगा। और यहाँ पे E1, K क्या है पहले वो लिख लो। तो K यहाँ से क्या आएगा, आप यहाँ पुट करोगे तो K क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट अपन 96,500, यानी Q अपॉन 96,500 बनेगा। ये क्या है, Q अपॉन 96,500, सॉरी। और E1 एंड E2 क्या है, E1 एंड E2 आर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला है। तो ये फैराडे सेकेंड लॉ है। ठीक। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन फैराडे सेकेंड फर्स्ट लॉ से आता है। आपसे कह देगा कि इतना चार्ज पास कराया, बताओ इतने समय के लिए, बताओ कितना वेट डिपॉजिट होगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि इतने समय तक के लिए हमने नहीं, टाइम आपसे पूछ सकता है कि इतना मास डिपॉजिट कराना है और इतना करंट हम दे रहे हैं, तो बताओ कितने टाइम तक के लिए मेरे को उसमें डिप करके रखना पड़ेगा। तो एक तो ऐसे बन सकता है। तो कैसे क्वेश्चन हम करते हैं, या कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होगी, ऐसे भी पूछता है। एक फैराडे कितना होता है ये पता है आपको, 1 फैराडे, या फैराडे कांस्टेंट, डू यू हर्ड अबाउट फैराडे कांस्टेंट?
कितना होता है? होता क्या है फैराडे, पहले तो वो बताओ। वो जो बता रहे हो वो सही है, वैल्यू सही है। अरे अरे नहीं, बहुत आसान है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको कहते हैं 1 फैराडे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज कितना आएगा 1 मोल पे? एक पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, यही होता है ना? मल्टीप्लाइड बाई एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। इतना ही होता है, क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो ये एक मोल, वैल्यू अगर गलत लिखा होगा तो फिर अब आप समझना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये आता है आपका 96,500। ठीक है, ये अगर करोगे तो देखो 16 85, 16 चिक्का 96 आ रहा ना, तो बस वहीं से आता है ये। तो 1 फैराडे जो होता है वो इतना होता है। आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं जो आपको क्वेश्चन में लगाना होगा, जब भी आपका फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पूछे, डिपॉजिटेड कुछ भी पूछे। कैसे करोगे आप? देखो, नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500। ठीक है, अब देखो, जितना चार्ज है उसको अगर 96,500 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये आएगा इतना फैराडे। इसका यूनिट क्या होगा? इतना फैराडे। अब यदि आपको ये पता चल गया कि कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर आप सीधे सीधे जो इक्वेशन दे रखा है वो देखोगे। कोई सिंपल आपसे पूछे जस्ट कि एजी प्लस से एजी आना है, बताओ कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो एजी प्लस से एजी आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो इसके मतलब कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। कितना चाहिए? जब भी यहां पे जब भी हम बात करते हैं 1 मोल रिएक्शन लिखते हैं तो 1 मोल की बात करते हैं ना। तो देखने में लग रहा है कि एजी प्लस एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इक्वेशन में हमेशा एक मोल की बात करते हैं। तो इसका मतलब कि एक के लिए एक, तो एक मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। क्या ये समझ में आया? सेम अगर कह दे कोई एल्यूमिनियम 3+ है, बताओ एल्यूमिनियम में रिड्यूस होना है, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? इसके इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। समझ में आया? कहीं पे मैग्नीज +7 में है, बोला कितना फैराडे चाहिए अगर मैग्नीज को फिर से मेटल में जाना है? तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। क्या समझ में आ रहा? कोई भी हो, जिंक 2+ में है, बोले कि इसको जिंक में फिर से हमको मेटल चाहिए, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिड्यूस कराने के लिए, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। क्या समझ में आ रहा? अब देखो,
आपको अगर वहां से नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आपने निकाल लिया, तो आप यहां से ये बता सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन है। उतने इलेक्ट्रॉन से आप ये काउंट कर सकते हो कि ये रिएक्शन का, अगर मैं बैलेंस करूंगा तो उतने इलेक्ट्रॉन से ये कितना कितना बैलेंस होगा, कितने मोल ये होगा तो कितना मोल ये आएगा। और मोल आ गया तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई करो, वेट आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा? जस्ट मान लो यहाँ से 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी आया, ठीक है। और ये मान लो कैल्शियम की बात की जा रही थी या जिंक की बात की जा रही थी, वहां से 2 फैराडे आया, तो हमें पता चल गया कि 2 फैराडे से तो बस 1 मोल जाने वाला है, और 1 मोल का जो भी मोलर वेट होगा उतना वेट डिपोजिट होगा। यहां से मान लो 3 मोल आया, तो 3 मोल आने का मतलब ये है कि यहां से हमको यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3 के लिए यहाँ 3/2 करना होगा, तब तो 1.5 मोल हो गया ना ये। एक के लिए 2 तो 1.5 के लिए 1.5 दूना 3, तो 1.5 मोल। और 1.5 मोल के लिए मोलर मास से अगेन मल्टीप्लाई करो, फिर से वेट आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा? तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। मैं देखता हूं अगर आपके पीआईक्यू में कोई हो तो मैं आपको एक करा देता हूं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, 2020 का है, आपका पीवाईक्यू है 2020 नीट का। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ फैराडे or Faradays required to produce 20 gram of calcium, 20 gram of calcium from molten calcium chloride CaCl2। एटॉमिक मास आपको दे रखा है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल। अब आपने तो पीवाईक्यू ऑलमोस्ट लगा लिया है, तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? बताओ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान था, ये बहुत सिंपल था कि कैल्शियम 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम में चला जाएगा, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और 20 ग्राम से 40 ग्राम को हमने डिवाइड, 20 ग्राम को 40 ग्राम से डिवाइड किया, हाफ मोल बना, तो 1 मोल के लिए 2 फैराड तो आधा मोल के लिए 2 का आधा 1 फैराड चाहिए। बट अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, डायरेक्ट नहीं है, पर हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करके इसको भी देखो कि आपसे ये कितना हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये आप लिख लेना कि जो निकिल है, यहाँ पे मेटेलिक ऑन मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मान लो कि निकिल क्लोराइड से कराया जा रहा NiCl2 विल यूज। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। देखो, ये भी बहुत आसान है, सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, जब भी आपको कोई वेट में दे तुरंत मोल में जाना है, ठीक है। तो हमें दिया हाउ मच टाइम वुड बी नीडेड टू डिपॉजिट इतना ग्राम ऑफ मेटेलिक निकिल, हमसे पूछ रखा है ना कि इतना ग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ निकिल डिपॉजिटेड कितना होगा, अगेन वेट अपॉन मोलर वेट 0.25 ग्राम अपॉन मोलर वेट कितना है 58.5, इतना मोल। सही है, और जितना मोल है ये आपका नंबर ऑफ निकिल, इतना आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब 1 मोल के लिए हमें पता है कितना फराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, निकिल 2+ से
दो इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये जाएगा निकिल में। एक मोल के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फॉर 1 मोल 2 फैराडे रिक्वायर्ड। सही है। हमें कितना फैराडे चाहिए? इतना। तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि इतना के लिए इतने फैराडे। अब चूंकि फैराडे से में तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे कहा है कि करंट कितना, टाइम पूछा है ना। हमसे पूछा कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तब तो हम सीधे लेके आते, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते, दो से इसमें मल्टीप्लाई करते आ जाता हमारे पास। अब मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया था वो आएगा, नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो भी आएगा इज इक्वल टू, नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500। यही पढ़ा था। अब कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आया है? ये ना, जितना मोल उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितना चाहिए या उससे कम चाहिए? देखो। नहीं, इधर देखो। एक मोल के लिए 2 फैराडे, हमें इतना मोल चाहिए ना। अगर ये एक मोल के लिए 1 फैराडे लगता ना, तब फिर इतने मोल के लिए उतना ही फैराडे चाहिए। समझ में आ रहा? एक मोल के लिए अगर 1 फैराडे लगता, तब जितना मोल है उतना ही फैराडे चाहिए। पर एक मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो इतना का दोगुना होगा। तो इसको दोनों तरफ अगर एक मोल के लिए दो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 0.25 अपॉन 58.5 मोल के लिए कितना चाहिए? टू में भी मल्टीप्लाई कर लो, यही 0.25 अपॉन 58.5, इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये 0.25 से कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 58.5, इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। बस इस फैराडे को इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर रख दो। 0.5 अपॉन 58.5 इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96,500। सही है। अब कुछ नहीं करना। करंट हमें 1 एम्पियर दे रखा है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये दो छूट गया ना, अच्छा दो से तो मल्टीप्लाई कर लिया था ना। 96,500 अपॉन 58.5, और आई आके किधर होगा? आई आके डिवाइड होगा ना साथ में, ये होगा ना। और फिर आई को 1 एम्पियर पुट कर दो, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 96,500 अपॉन 58.5 इंटू 1 एम्पियर। बस यहां से सॉल्व करोगे तो ये आपका सेकेंड में आएगा। कितना आएगा? किसमें आएगा? सेकेंड में। 824, 824.8 सेकेंड, ये आपका आएगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करने पे आता है 13.74 मिनट। क्या आपको समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। जितना आपका वेट दे रखा है कि इतना वेट डिपॉजिट करने के लिए क्या चाहिए, तो जो भी आपका वेट दे रखा है उसको पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे, तो पता चलेगा इतना मोल डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए। फिर हमने देखा कि 1 मोल के लिए 2 फैराडे चाहिए, तो इतने मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया। अच्छा, लाइक 1 दर्जन केले का दाम अगर 10 रुपए है, तो 5 दर्जन का 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सेम, एक मोल का, एक मोल के लिए 2 फैराडे, तो इतने मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 दर्जन 2 रुपए का, इतना दर्जन 2 से मल्टीप्लाई। आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो इतना फैराडे, फैराडे कितना चाहिए हमें आ गया। पर चूंकि हमसे फैराडे नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि बताओ टाइम कितना, करंट अगर इतना पास करें तो टाइम। तो जो भी नंबर ऑफ फैराडे आया है उसको लाके यहीं पे पुट कर दो, आई टी 95,500 के बगल में। तो 0.5 अपन 58.5, इतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आया था। आई टी अपन 96,500 पुट किया और यहाँ पे रख दिया, ला के मल्टीप्लाई किया, आई 1 एम्पियर हो गया सीधे सीधे। तो
टी इज इक्वल टू सेकेंड में आता है, मैंने कहा है कि टाइम को सेकेंड में पुट करना है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तब भी सेकेंड में ही आएगा, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे जल्दी से बताओ कि 320 सेकेंड में कितना मिनट होगा। क्योंकि मुझे देखना है कि आपको वो आवर्स मिनट सेकेंड वाले क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना आता है या नहीं। मेरे को जल्दी बताओ कि 320 सेकेंड में कितना मिनट होगा। हाँ, यहाँ सेकेंड से कैसे जाएंगे, सेकेंड से तो आपको करना आना चाहिए ना, मिनट में दिया होगा आंसर तो। हाँ, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 6 पंचे 30, फिर दो बचेगा, 6 त्रिक 18, फिर दो बचेगा, बस इतना मिनट आने वाला है, ये 3 3 आता है। ठीक है, या तो ये लिखो, या इसको ये भी लिख सकते हो कि 6 पंचे 30, ठीक, अगेन दो बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 53 मिनट। 53 मिनट, और कितना सेकंड बच रहा। 6 पंचे 30, दो, 6 त्रिक 18, 2 सेकेंड। 53 मिनट 2 सेकेंड। समझ में आ रहा। ये आपका चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर देखो इसको दोबारा अगर आप चेंज करने जाओगे तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और एक 31, 318 सेकेंड ये हो गया, और 2 सेकेंड ये, 320 सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ रहा। और इसको डायरेक्ट लिखोगे तो ये मिनट में बगल में लिखते हैं, इसका मतलब ये सब मिनट में है। ठीक है, तो आई होप अब आप अगर फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। जितने आपके क्वेश्चन हो सकेंगे पीवाईक्यू जो आपके पास होगा पिछले 10 15 साल के सारे कर लोगे। जितना ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन करके जाओगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। ठीक, ठीक है, फिर तब ये वाला मैं मान लूं कि इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल वाला है चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, तो हम गैल्वेनिक सेल पे मूव करेंगे फिर।